आज हम लोग देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। देख क्या दिया है, पार्टनरशिप बोलते किसको है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन वो हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप बोलेंगे किसको? जहाँ पे लोगों के बीच में रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे लोग क्या करेंगे, कुछ भी बिजनेस वगैरह करेंगे और उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग शेयर कर लेंगे और वो सब या उसमें से कोई अमुक लोग क्या करेंगे, बिजनेस वगैरह करेंगे, बिजनेस का जो वर्क वगैरह होगा वो करेंगे। ये डेफिनेशन दी कहाँ पे गई है? सेक्शन नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दी गई है। उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। बरे दो या उससे ज़्यादा लोग होंगे तो पार्टनरशिप होगी ना, एक इंसान थोड़ी पार्टनरशिप कर सकता है। उसी तरीके से अगर तुम बैंकिंग बिजनेस करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पार्टनर का होना ज़रूरी है, और बाकी कोई बिजनेस करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्टनर का होना ज़रूरी है? 20 पार्टनर का होना ज़रूरी है। ये किसके हिसाब से? कंपनी एक 1956 के हिसाब से है। उसी तरीके से एग्रीमेंट होना ज़रूरी है उनों के बीच में। एग्रीमेंट क्या होता है? तो भाई वो लोग क्या करेंगे, सब टर्म्स एंड कंडीशन सब रेडी करके रखेंगे कि भाई उनों के बीच में जो भी पार्टनरशिप हैगी वो पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना होगा, या पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए है, कौन कितनी कितनी कैपिटल लेके आएगा, किसको कितनी कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी, वो सब एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होगा। तो एग्रीमेंट एक्सप्रेस होगा तो भी चलेगा, इम्प्लाइड होगा तो भी चलेगा, मतलब ओरल एंड रिटर्न में होगा तो भी चलेगा। बराबर। साथ में क्या होना चाहिए? बिजनेस के लिए होना चाहिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए होना चाहिए, एंड मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब देख क्या होता है? द बिजनेस में बी कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, चाहे सब वो सब बिजनेस करे या उसमें से कोई एक दो करे, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये 5 चीज़ें होगी तो क्या होगा? पार्टनरशिप होगी, बाकी तो नहीं होगी। 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए, एंड म्यूचुअल एजेंसी का होना ज़रूरी है। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनर किसको कहते हैं? फर्म क्या आएगा और फर्म का नाम क्या है? देख क्या दिया हुआ है, पर्सन who have entered into a partnership with one another are called individually partner and the collectively a firm, and the name under which the businesses carry on it called the firm name। देख क्या बोला है, जैसे कि सपोज समझ ले ए बी और सी ये तीन मिलके क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं क्या, ठीक है। तो ये जो ए है या बी है या सी है, वो तीनों को हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। ए को पार्टनर बोलेंगे, बी को भी पार्टनर बोलेंगे, एंड सी को भी पार्टनर बोलेंगे। बट अगर मैं तीनों की साथ में बात करूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली उन्हों को फर्म बोलेंगे, ठीक है। अब ये ए बी और सी ने क्या किया कि भाई एक फर्म ओपन किया, फर्म का नाम उन्होंने क्या करा? ए बी सी फर्म। तो जो ए बी सी है वो क्या है? फर्म का नाम। क्या क्या किया हुआ है उन्होंने कि भाई जैसे कि और कोई नाम रखा, ठीक है। जैसे कि उन्होंने नाम रखा हुआ है कि जैसे कि एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड क्या हो गया? फर्म का नाम हो गया, ठीक है। कि जो ए बी और सी है वो इंडिविजुअली पार्टनर है, उनको कलेक्टिवली मतलब तीनों को साथ में हम लोग फर्म तरीके बोलेंगे, और उन्हों के जो भी बिजनेस का नाम होगा उसको क्या बोलूँगा? फर्म नेम बोलूँगा, ठीक है। बराबर है। उसके बाद क्या बोला हुआ है कि भाई टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा कि जो लोग हैं, जो पर्सन है, उनों के बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं है, बराबर है, वो हम लोग देखेंगे। इसका देखिए इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, उसका इंपॉर्टेंट केस है का। देख क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल और रूल्स वी शुड टेक इनटू अकाउंट द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज शुड बी डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग ऑल द रिलेवेंट फैक्ट सजा रिटर्न और वर्बल एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, सराउंडिंग सर्कमटेंसेस होना चाहिए, कंडक्ट ऑफ पार्टी है ना, अदर रिलेवेंट फैक्ट वगैरह होना चाहिए। तो उसको पचामर क्या करे, पता चलेगा कि उनके बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं है। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है, केस वेयर देर आर नो पार्टनरशिप रिलेशन,
ठीक है। ये ऐसे वाली सिचुएशन है जहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके बीच में पार्टनरशिप है। जैसे कि जॉइंट ओनर शेयरिंग अ ग्रोस रिटर्न। सपोज समझ लो कि तुम लोग ने क्या किया कि भाई मिलके कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली और उसके ऊपर से जो भी रिटर्न वगैरह आता है तो वो तुम लोग क्या करते हो, बांट लेते हो, तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, तो तुम पार्टनर नहीं हो। ठीक है, उसको तुम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हो। द जॉइंट ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी आर शेयरिंग द प्रॉफिट और ग्रोस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, बट इवन देन दे डू नॉट बिकम अ पार्टनर। भले वो लोग क्या करते हो कि एक प्रॉपर्टी वो लोग ने बसा ली है और वो प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पे से उनको इनकम मिलती है, तो उसको वो लोग पार्टनर नहीं बोल सकते। सपोज समझ लो ए बी और सी तीनों ने मिलके क्या करा, तो भाई घर परचेज कर लिया। वो घर को वो लोग ने क्या किया, भाड़े पे दे दिया। अब वो भाड़ा जो उनको मिलेगा वो तीनों दिन भले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पर हम लोग उसको पार्टनर नहीं बोल सकते, बराबर है। हाँ देख, अगर क्या बोला हुआ है, इफ हाउएवर को ओनर स्टार्ट अ बिजनेस विद अ व्यू टू शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस दे बिकम अ पार्टनर। अगर वो मिलके कुछ बिजनेस कर रहेगा तो वो पार्टनर है। अगर प्रॉपर्टी ले लिएगी और उसको उन्होंने भाड़े वगैरह पे दे दिएगी तो पार्टनर नहीं है, वो जॉइंट ओनर है, खाली उसके मालिक है, वो पार्टनर नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट तुम क्या करते हो, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसका ऐसा मतलब नहीं होता कि तुम पार्टनर हो। जैसे कि लेंडर ऑफ मनी या क्रेडिटर। लेंडर ऑफ मनी वाला मत का मतलब क्या होता है, तुमने किसी से उधार में पैसा लिया, अब तुम उसका से उधार में पैसा लोगे, रिटर्न में तुम उसको क्या करोगे, इंटरेस्ट दोगे। तुमने इंटरेस्ट दिया मतलब तुमने उसको क्या करा, प्रॉफिट ही दिया ना। तो तुम ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि तुम्हारे बिजनेस का पार्टनर रहेगा, ठीक है, नहीं बोल सकते। सर्वेंट या एजेंट है, तो उसको भी तुम क्या करोगे कि भाई वो जितना काम करेगा उसके बेसिस को ऊपर उसको सैलरी दोगे। या तो सम टाइम कैसा होता है कि भाई हम लोगों को जॉब वगैरह के ऊपर रखते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तू अगर ये वाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो इतने रुपए में बेचेगा तो तेरे को 2% कमीशन दे देंगे या 5% कमीशन दे देंगे या तेरे को प्रॉफिट दे देंगे। कि जो कमीशन दिया, जो प्रॉफिट वगैरह जो हम लोग ने उसको दिया, तो उससे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हमारा पार्टनर रहेगा। विंडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर, कोई तुम्हारा पार्टनर है, वो क्या हो गया कि भाई मर गया, तो उसकी जो भी वाइफ वगैरह है या उसके बच्चे वगैरह को तुम प्रॉफिट देते हो, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि उसके बच्चे ने उसके वाइफ तुम्हारे पार्टनर है। ठीक है, उसका जो हस्बैंड था या बच्चे का जो भी पापा थे वो तुम्हारे पार्टनर थे, वो विंडो और वो चाइल्ड पार्टनर नहीं है। सेलर ऑफ गुडविल को भी हम पार्टनर नहीं बोल सकते हैं, बराबर। उसी तरीके से भाई क्या आएगा, द रियल टेस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। कोई भी लोगों के बीच में अगर पार्टनरशिप है कि नहीं है, वो पता किस तरीके से चलेगा, तो भाई म्यूचुअल एजेंसी के थ्रू पता चलेगा। म्यूचुअल एजेंसी किसको कहते हैं, जहाँ पे सब हो सब या उनों के बदले में कोई एक या उससे ज़्यादा लोग क्या करते हुए, वर्क करते हुए, बराबर, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अगर उनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है तो दोनों के बीच में पार्टनरशिप है। बाकी तो खाली प्रॉफिट कमाने से या ऑनर होने से वो लोग एक दूसरे के पार्टनर नहीं है, वो याद रखना। उसके बाद क्या बोला हुआ है, फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो तुम अपने फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, नहीं करवा सकते, बराबर। उसके बारे में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी। कोई कंपलसरी नहीं है, बराबर, मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है। इट इज़ अ वॉलेंटरी, मतलब तुम्हारी मर्जी हुए तो तुम अपने फर्म को क्या करवा सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो, अगर ना करवाना तो नहीं करवा सकते, पर अब रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर क्या आएगी, तो भाई सेक्शन नंबर 58 और 59 के अंदर उसकी प्रोसीजर बताई गई है। फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्म हैज़ टू फाइल एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट विद रजिस्टर ऑफ द फर्म अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस। हमारे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़े और उसकी जो भी फीस वगैरह हो वो फीस वगैरह भी हमारे क्या करनी पड़े, रजिस्टर ऑफ द फर्म को देनी पड़े, बड़े, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे फर्म का नाम लिखेंगे, हमारा बिज़नेस कहाँ पे चलता है, अगर उसकी दूसरी कोई ब्रांच वगैरह है तो उसके बारे में लिखेंगे, कौन कौन सा पार्टनर कब कब ज्वाइंट हुआ उसकी तारीख वगैरह लिखेंगे, बस जितने भी पार्टनर हैं उनके परमानेंट एड्रेस वगैरह लिखेंगे, और ये जो फर्म है वो कितने टाइम के लिए हम लोग ने बनाया है उसका जो ड्यूरेशन हैगा वो लिखेंगे। अगर अनलिमिटेड पीरियड के लिए बना है तो भाई वो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। उसके साथ साथ जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको क्या होगा, जितने भी पार्टनर है सब वो सब पार्टनर क्या करेंगे, साइन करेंगे, उसको वेरीफाई वगैरह करेंगे, बराबर है। ये सब चीज़ रजिस्टर ऑफ द फर्म क्या करेगा, चेक कर लेगा। उसके बाद उसको ऐसा लगेगा तो वो क्या करेगा, सब चीज़ परफेक्ट होगी तो वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट जो भी है रजिस्ट्रेशन का वो इश्यू कर देगा, ठीक है।
अब अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 69, अगर तुम अपने फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो उसकी क्या इफेक्ट पड़ती है। तो देख, सूट बिटवीन पार्टनर इन द फर्म, क्या बोला है, अ पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर। मतलब कि सपोज समझ लो 3 पार्टनर है कि ए, बी और सी। अब ए को कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो ए जो है वो बी और सी के ऊपर केस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ए जो है वो जो भी फर्म हैगा, जैसे कि फर्म का नाम अपना XYZ हैगा, तो वो XYZ के ऊपर भी केस नहीं कर सकता। ऐसा कब हो सकता है, जब तुम्हारा फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुमने रजिस्टर नहीं करवाया है, तो कोई भी पार्टनर के ऊपर हम केस नहीं कर सकते, यहाँ तक कि फर्म के ऊपर भी केस नहीं कर सकते। सूट बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टी, अगर कोई केस वगैरह बनता है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी मतलब कि हमारे बिजनेस को छोड़ के, हमारे पार्टनर को छोड़ के बाहर का कोई बंदा है, तो क्या बोला हुआ है, फर्म जो भी है हम थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते। हाँ, बट थर्ड पार्टी जो है वो फर्म के ऊपर केस कर सकता है। क्लेम ऑफ सेट ऑफ, भाई जो भी अनरजिस्टर्ड फर्म हैगा वो सेट ऑफ भी नहीं कर सकता। हाँ, 100 रुपये तक का सेट ऑफ हो तो वो कर सकता है, बराबर है ने। ये सब चीज़ों में 3 चीज़ों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। कौन सी 3 चीज़, कि भाई पार्टनर फर्म के ऊपर, हम पार्टनर के ऊपर और फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, साथ में जो भी फर्म हैगा वो थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता। हाँ, थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकती है, और हम जो भी क्लेम वगैरह है उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर 100 रुपीज़ तक का क्लेम हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कौन सी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बराबर। तो देख क्या बोला हुआ है, राइट ऑफ द फर्म, फर्म के राइट, पार्टनर के राइट को वगैरह के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बरे। 100 रुपये से ज़्यादा का अगर कोई भी क्लेम वगैरह सेट करना है तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जो भी होगा, बरे, उसके ऊपर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ वगैरह है डिसोल्यूशन फर्म की, उसके ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बराबर है। उसके साथ साथ थर्ड पार्टी जो भी है वो आराम से सूट वगैरह कर सकती है। आर रजिस्टर्ड फर्म जो भी है वो सूट हो सकता है, पर वो किसी पे सूट नहीं कर सकता है, बराबर। तो ये सब चीज़ों के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला, एक्सप्लेन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की क्या अथॉरिटी है, बराबर। तो देख, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में क्या दिया है, द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर मीन्स द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाइज एक्ट। द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। क्या बोला हुआ है कि भाई पार्टनर जो है, पार्टनर के पास क्या क्या अथॉरिटी है। तो पार्टनर के पास 2 तरीके की अथॉरिटी है, एक्सप्रेस अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है। एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर क्या बोला हुआ है कि भाई जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जो भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है वो सब क्या आएगा, एक्सप्रेस अथॉरिटी है, बराबर है। जबकि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या आएगा, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट के साथ साइलेंट है या एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी दिया गया नहीं है, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर यूजुअल ऑफ द बिजनेस द ऑफ द फर्म दिस अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म नो इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो पार्टनर क्या करना चाहिए, ये सब अथॉरिटी, ये सब चीज़ों को उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर नहीं बताया गया है तो क्या बोला है, द एक डन बाय पार्टनर मस्ट बी रेटिंग टू द नॉर्मल बिजनेस। जो भी पार्टनर जो भी काम वगैरह करेगा वो किसके लिए करेगा, तो भाई पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए काम करेगा। द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद इन द स्कोप ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। भी जो भी फर्म का बिजनेस है उसका जो स्कोप है उसमें जितना बताया गया है उतना वो क्या करेगा, वर्क वगैरह करेगा। नहीं, जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, फर्म के नाम के ऊपर करेगा। ये क्या है कि उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, बराबर। उसके साथ साथ वो क्या कर सकता है कि भाई गुड्स वगैरह परचेज कर सकता है, माल वगैरह बेच सकता है, पेमेंट वगैरह रिसीव कर सकता है, अकाउंट वगैरह को सेटल वगैरह कर सकता है, बराबर है। ये सब इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है। एंगेज सर्वेंट फॉर अ बिजनेस हैगा, मनी बोरो करना, ड्रो, एक्सेप्ट, इंडोज करना, प्लेस द गुड्स करना, एम्प्लॉय सोलिसिटर डिफेंड द, वो सब उसकी क्या अथॉरिटी है। नो इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या आता है, तो भाई सबमिट अ डिस्प्यूट करना, बैंक अकाउंट अपने नाम पे खुलवाना, बराबर, वो सब काम नहीं कर सकता है। कुछ भी क्लेम वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कोई भी सूट वगैरह को विथड्रॉ नहीं कर सकता है, बराबर। कोई भी लायबिलिटी के अंदर एडमिट नहीं हो सकता, मतलब फर्म के नाम पे कुछ भी पैसे वगैरह उधार नहीं ले सकता है।
ईमेल प्रॉपर्टी जब ये फर्म के नाम पे परचेज नहीं कर सकता है, ना तो ईमेल प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र कर सकता है, बड़े इंटर पार्टनरशिप के अंदर इंटर नहीं हो सकता फर्म के बिहाफ के ऊपर, मतलब ये सब काम वगैरह वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर इमरजेंसी वगैरह होए तो इमरजेंसी के अंदर अमुक जो वर्क वगैरह हो गए वो क्या कर सकता है, जैसे कि फर्म को लॉस से बचा सकता है वो, बराबर, या उससे सिमिलर कोई भी सरकमस्टेंसेस क्रिएट वगैरह हो जाएगी तो उसके लिए भी वो क्या करेगा, वर्क वगैरह करेगा। देखिए इम्प्लॉयज अथॉरिटी के अंदर क्या बोला हुआ है, एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लॉयड अथॉरिटी सेक्शन नंबर 20 के अंदर बताएगा, बराबर। फिर एडमिशन बाय पार्टनर ऐसे ब्लैक पॉइंट्स वगैरह है सेक्शन नंबर 23। नोटिस ऑफ एक्टिंग पार्टनर हैगा, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर है, बट लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर अ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर हैगा, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशंस हैगा। ये सब क्या हैगा, अलग अलग तरीके की उसकी लायबिलिटी है। मोस्ट टाइम भी आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने तरीके के पार्टनर है बराबर। तो एक्चुअल पार्टनर हैगा, बराबर है, स्लीपिंग पार्टनर है, डोमिनेंट पार्टनर हैगा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है, सब पार्टनर है, पार्टनर बाय स्टॉपर हैगा, बराबर। 6 तरीके के पार्टनर है। अब देखिए पैसा वो सबके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। देख अब ये लोग का कैसा दिया है, सब अलग अलग चीज़ें देख दी है। कैपिटल बराबर, भी पार्ट देगा कि नहीं देगा बिजनेस में, प्रॉफिट के अंदर उसका हिस्सा होगा कि नहीं होगा, लॉस में हिस्सा होगा कि नहीं होगा, ना अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी। देखिए एक्टिव पार्टनर होगा ना, देख सब वो सब चीज़ में आएगा, कैपिटल भी लाएगा, बिजनेस में काम भी करेगा, प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा, लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा, ना अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी होगी। डोरमेंट पार्टनर होगा ना, वो कैसा होगा, खाली कैपिटल देगा, बिजनेस में कोई जात का पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, प्रॉफिट के अंदर उसका हिस्सा होगा, लॉस में भी हिस्सा होगा और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। नॉमिनल जो पार्टनर होगा ना कैपिटल देगा, ना बिजनेस में काम करेगा, ना प्रॉफिट में हिस्सा होगा, ना लॉस में उसका हिस्सा होगा। हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी होगी। उसी तरीके से माइनर जो है वो कैपिटल नहीं देगा। हाँ, अगर जब मेजर हो जाएगा तब की बात अलग है। और अगर सपोज समझ ले कि उसका कोई पेरेंट्स वगैरह है, वो पार्टनर के अंदर है ना, वो क्या हो जाता है, उसने कैपिटल वगैरह दी है तो उसकी कैपिटल कंसिडर होगी, बाकी वो इंडिविजुअल कैपिटल लेके नहीं आएगा, बराबर है। बिजनेस में कोई काम भी नहीं करेगा, प्रॉफिट में उसका हिस्सा खरी, लॉस में उसका कोई भी हिस्सा नहीं, ना अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं, ठीक है। ये तो जो हम लोग ने इसके पहले वाला जो भी माइनर के बारे में हम लोग ने पढ़ा था बिलो के अंदर पार्ट 1 के अंदर, उसमें अपने देखा था कि जो माइनर होगा खाली प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, बाकी कोई चीज़ में नहीं लेगा, बराबर है। इसके बाद पार्टनर जो होता है खाली प्रॉफिट के अंदर जो पार्टनर होता है वो तो कैपिटल भी लाएगा, पार्ट बिजनेस के अंदर भी हिस्सा देगा, प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा होगा। प्रॉफिट वाला खाली पार्टनर है तो लॉस में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, हाँ उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। उसके बाद आता है स्टॉपर या होल्डिंग आउट पार्टनर आता है, तो वो किसके जैसा है, सेम टू सेम नॉमिनल के जैसा है, कैपिटल भी नहीं लाएगा, बिजनेस में काम भी नहीं करेगा, प्रॉफिट में भी हिस्सा नहीं, लॉस में भी हिस्सा नहीं, हाँ उसकी लायबिलिटी किसकी होगी, अनलिमिटेड होगी। सब पार्टनर, सब पार्टनर किसको कहते हैं, तो भाई पार्टनर का जो पार्टनर हो ना उसको सब पार्टनर कहते हैं, बराबर। जैसे कि सपोज समझ लो ए बी और सी 3 पार्टनर है, अब ए ने क्या करा, एक्स के साथ भी पार्टनरशिप कर ली, बराबर है कि भाई जैसे सपोज समझ के भाई जितना भी प्रॉफिट आएगा तो हम दोनों क्या करेंगे, आधा आधा कर देंगे, बराबर। जैसे कि ए बी और सी तीनों ने मिलके क्या करा कि भाई 5-5 लाख रुपए निकाले और उन्होंने क्या नक्की करा कि भाई ये हम लोग पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं और इसके अंदर से जो भी नफ़ा मिलेगा वो हम 3 बांट लेंगे, बराबर। अब ए ने क्या करा, तो भाई ए ने अपने अंडर में दूसरा एक पार्टनर रख दिया, जैसे कि एक्स को रख दिया और एक्स को क्या बोला कि भाई अपने दोनों 2.5 लाख रुपए निकाल लेते हैं क्या, ठीक है, नहीं जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो अपने दोनों बांट लेंगे, ठीक है। तब जो फर्म हैगा, फर्म के पार्टनर कितने, ए बी सी पार्टनर हैगा और एक्स कौन हैगा, तो भाई एक्स हैगा सब पार्टनर, किसका, ए का सब पार्टनर है, बराबर। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिजनेस में काम भी नहीं करेगा, प्रॉफिट में उसको हिस्सा भी नहीं मिलेगा, लॉस में भी उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, बराबर, ना तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। हाँ, ए को सपोज समझ ले कि भाई ए बी सी तीनों ने मिलकर प्रॉफिट अर्न किया 3 लाख रुपए। अब ए को 1 लाख मिला, बी को 1 लाख मिला, सी को 1 लाख मिला, ए को 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिला ना, तो ए जाने न एक्स जाने, ए क्या करेगा, एक्स को उसके आधे पैसे दे देगा 50,000 रुपये।
पर फर्म एक से कोई लेवा देवा नहीं है। सपोज समझ ले कि भाई फर्म को क्या हुआ, नुकसान हुआ, बराबर है कि 3 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो 1 लाख रुपए ए को, 1 लाख रुपए बी को और 1 लाख रुपए सी को लेके आने पड़े। अब वो वाले टाइम पे ए ऐसा नहीं बोल सकता है कि ना भाई मैं 50,000 दूंगा, 50,000 एक्स देगा, क्योंकि हम एक्स को थोड़ी पहचानते हैं, एक्स के साथ पार्टनरशिप तो तेरी हैगी, बराबर है। तो हम एक्स को नहीं पहचानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ए के पास से पूरे के पूरे 1 लाख रुपए लेंगे, ठीक है सर। बड़ी ये सब पार्टनरों के बारे में मोस्ट MP टॉपिक है। इसके बाद आता है माइनर पार्टनर। माइनर मतलब कौन, ऐसा इंसान जिसकी एज किसी 18 साल से कम हो गया। तुम माइनर को पार्टनर बना ही नहीं सकते हो, बट ऐसी कोई सिचुएशन है कि उसके पेरेंट्स वगैरह जो भी है वो क्या हो गए, ऑफ वगैरह हो गए, तो तुम उसको एज अ पार्टनर तरीके रख सकते हो। बट नवी तरीके से या नवा फॉर्म वगैरह बना के एज अ पार्टनरशिप के अंदर तुम उसको नहीं रख सकते हो। और जो माइनर पार्टनर होगा वो खाली क्या करेगा, प्रॉफिट के अंदर उसकी पार्टनरशिप होगी, बाकी कोई चीज़ के अंदर उसकी पार्टनरशिप नहीं होगी। मतलब देख, पोजीशन बिफोर अटेनिंग अ मेजोरिटी, पार्टनर जो भी है वो अगर मेजर नहीं होता, पर मेजर होने के पहले उसकी क्या सिचुएशन है, तो क्या कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है, बड़े बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह चेक कर सकता है, लॉस के अंदर उसका कोई हिस्सा वगैरह नहीं होगा। वो चाहे तो प्रॉपर्टी जो भी है वो प्रॉपर्टी के अंदर भी उसको हिस्सा मिल सकता है, बराबर है। और जो भी पार्टनर रहेगा, माइनर पार्टनर रहेगा, उसको तुम कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकता। अभी एक बार ये क्या हो जाएगा, एक बार वो पार्टनर जो भी है वो मेजर हो जाएगा, तो उसके बाद की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देख क्या बोला हुआ है, देख यहाँ मुझे दिया है, पोजीशन अटेनिंग अ मेजोरिटी, ऑन अटेनिंग अ मेजोरिटी he has to decide within a 6 month whether he shall continue in the firm or leave it. These 6 months run from the date of the majority or the date on which he first come to know that he had been admitted to the benefit of the partnership, whichever date is later. Within this period, he should give a public notice of his choice to become or not to become a partner in the firm. If he failed to give the public notice, he become a partner in the firm on the expiry of the 6 month. क्या बोला हुआ है अगर कोई भी पार्टनर रहेगा, अगर उसकी एज मेजोरिटी के अंदर आ जाता है, वो 18 साल से ऊपर का हो जाता है, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर उसको 6 महीने का टाइम देने में आएगा और उसको मौका देने में आएगा कि वो क्या कर सकता है, 6 महीने में डिसाइड कर सकता है कि उसको पार्टनरशिप में रहना है कि नहीं रहना है। अगर वो डिसाइड करता है कि उसको पार्टनरशिप में रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। और वो चाहता है, वो डिसाइड करता है कि उसको पार्टनरशिप में नहीं रहना है, तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। और ये 6 महीने कब से डिसाइड हो गए कि भाई जब उसकी जो वो मेजर हो जाएगा तब से लेके 6 महीने, या तो फिर जब उसको पता चलेगा कि ये फर्म का वो कौन है, पार्टनर है, उसके 6 महीने के अंदर। दोनों में से जो डेट बाद में आए तब तक का उसको टाइम देने में आएगा। और वो पीरियड के अंदर सपोज समझ लो कुछ भी डिसाइड नहीं करता है, 6 महीने तक कोई भी नोटिस वगैरह इशू नहीं करता है और कुछ भी नहीं बताता है, तो ऐसा मान लेने में आएगा कि भाई वो क्या आएगा, पार्टनर है, बराबर है। उसको डिसाइड करना पड़ेगा पार्टनर रहना है या नहीं रहना है। अगर वो डिसाइड नहीं करता है, कोई भी नोटिस वगैरह इशू नहीं करता है, तो ऐसा मान लेने में आएगा कि वो क्या हो गया आएगा, पार्टनर हो गया। देख क्या दिया है पहले नंबर पे, वेयर ही इलेक्टेड टू बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर हो जाता है तो अब क्या होगा, अब वो कैसा हो जाएगा, पर्सनली लायबल हो जाएगा, जो भी थर्ड पार्टी वगैरह की जो भी डेब्ट्स वगैरह है उसको पे करने के लिए। बट कब से, जब जो डेट से उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि भाई अब वो पार्टनर है, वो वाली डेट से। अब उसको प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा वगैरह मिलेगा, और अगर कुछ लॉस वगैरह होगा तो लॉस में भी उसको हिस्सा मिलेगा। अब फ्यूचर के लॉस में, पास्ट वाले लॉस में नहीं, मतलब जो वो मेजर था, मेजर बन गया, उसके बाद वाले लॉसों के अंदर उसका हिस्सा होगा। मेजर नहीं था, उसके पहले के लॉस के अंदर उसका कोई भी हिस्सा नहीं। अगर वो क्या होता है, अगर वो पार्टनर को मतलब कि ऐसा वो बोल देता कि उसका पार्टनरशिप के अंदर कंटिन्यू नहीं रहना है, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर उसके जो भी राइट है, उसकी जो भी लायबिलिटीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। कब तक, नोटिस जब वो इश्यू करेगा नहीं तब तक।
नोटिस इश्यू करने के बाद की जितनी भी लायबिलिटीज़ वगैरह है वो उसको पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, लायबिलिटी भी कब कौन से वाली, तो भाई ये जो मेजर हुआ उसके बाद वाली लायबिलिटी, बट नहीं, शेयर इज़ नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस के बाद उसको कोई भी हिस्सा वगैरह भी नहीं मिलेगा, ना तो कोई चीज़ के लिए वो लायबल होगा, बराबर। और क्या बोला हुआ है, वो अपने प्रॉफिट के लिए और अपनी प्रॉपर्टी के लिए क्या कर सकता है, केस वगैरह कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा, क्या आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देख, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, जहाँ डिसोल्यूशन मतलब क्या, ख़त्म कर देना, जहाँ पे तुम तुम्हारी पार्टनरशिप ख़त्म कर दो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नहीं, जहाँ पे पूरे का पूरा फर्म तुम ख़त्म कर देते हो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जैसे कि सपोज समझ लो ABC 3 पार्टनर थे, उनों के बीच में पार्टनरशिप है। अब ए क्या हो गया, ए मर गया, बराबर, या ए रिटायर हो गया, तो ऐसी वाली सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा, अब पार्टनर बचे कितने, बी और सी बचे ना। पहले पार्टनरशिप में कितने लोग थे, ए था, बी था ने सी था, मतलब पहले 3 लोगों के बीच में पार्टनरशिप थी। अब कितने लोगों के बीच में पार्टनरशिप है, 2 लोगों के बीच में पार्टनरशिप है। तो पहले की पार्टनरशिप तो टूट गई ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। सपोज समझ लो X और Y खाली 2 ही पार्टनर थे, तीसरे वाला पार्टनर आया, Z नंबर का भी पार्टनर आया। अब पहले पार्टनरशिप 2 लोगों के बीच में थी, अभी पार्टनरशिप 3 लोगों के बीच में है, तो पहले की पार्टनरशिप टूट गई ना, अभी नवी पार्टनरशिप बनी ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। तुम्हारी पार्टनरशिप टूट जाए उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बराबर है। पता चला, पहले सपोज समझ ए बी और सी थे, तीनों मिलके क्या करते थे कि भाई इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब ए बी और सी ने क्या करा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का नवा रेशियो डिसाइड कर दिया कि 1:2:3 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। तो पहले की पार्टनरशिप टूट गई ना, अभी नवी पार्टनरशिप बनाई ना, उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पता चला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा, पूरे का पूरा फर्म हम लोग फिनिश कर देंगे, बराबर। जैसे कि ABC 3 पार्टनर थे, तीनों 3 छूट हो जाता, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, बराबर है। देख, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या, तो उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फर्म कंटिन्यू रहता है। 3 पार्टनर थे 2 हो गए, या 2 पार्टनर थे 3 पार्टनर हो गए, या जूना रेशो था नवा रेशो लेके आ गए, तो पार्टनरशिप खत्म होती थी, फर्म रहता था। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, पूरे का पूरा फर्म तेरा फिनिश हो जाता है। देख, मेथड और मोड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मोस्ट IMP है। तो डिसोल्यूशन के 2 फॉर्म है, 2 तरीके से तुम डिसोल्यूशन कर सकते हो, बराबर। विदाउट कोर्ट के ऑर्डर से ने कोर्ट के ऑर्डर से, 2 तरीके से। विदाउट कोर्ट के ऑर्डर में देख क्या बोला है, अगर तेरा एग्रीमेंट फिनिश हो गया तो सेक्शन नंबर 40, बराबर। कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन नंबर 41। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, जब सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो एक्सेप्ट वन, एक पार्टनर को छोड़ के सब पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। या तो तुम जो बिजनेस करते हो वो कैसा है, तेरा अनलॉफुल है, तो ये 2 कंडीशन में तेरे को कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। उसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 41। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग अ सर्टेन कंटीजेंसी। कुछ कंटीजेंसी क्रिएट होती है उसके कारण, जैसे कि एक्सपायर ऑफ द टर्म हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का। जैसे कि तुमने पार्टनरशिप की थी 2 साल के लिए, 2 साल ख़त्म, पार्टनरशिप ओवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा ना। ठीक, उसके साथ साथ क्या बोला, तुमने कोई पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, कुछ काम के लिए तुमने पार्टनरशिप की थी, अब उसके अंदर क्या हुआ, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सपोज समझ ले कि भाई 3 पार्टनर A B और C, तीनों ने मिलकर क्या करा, पार्टनरशिप की थी पर्टिकुलर ब्रिज को बनाने की, ब्रिज बन गया तो तीनों के बीच की पार्टनरशिप फिनिश हो जाएगी। या कोई पार्टनर क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है कोई पार्टनर की, या क्या हो जाता है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो ये सब सिचुएशन के अंदर क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फिनिश हो जाती है। नहीं, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, बराबर। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि भाई जहाँ पे तुम लोग ने कुछ नक्की नहीं करा था कि तुम्हारी पार्टनरशिप कितने टाइम चलेगी, अनलिमिटेड पीरियड के लिए तुम्हारी पार्टनरशिप थी, बट अब तुम जो पार्टनर हो, अब तुमने डिसाइड कर दिया कि भाई अब हमारे को आगे पार्टनरशिप में नहीं रहना है, तो तुम क्या करोगे, एक दूसरे को नोटिस दे दोगे, ठीक है। तो ये 4 तरीके से भी तुम क्या कर सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर सकते हो, जहाँ पे कोर्ट जो है वो बीच में नहीं आएगा,
पर एग्रीमेंट के थ्रू कंपलसरी के अंदर सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जावे, या तुम कोई भी अनलॉफुल बिजनेस करते हो तो क्या सर्टेन कंटीजेंसी क्रिएट होती है, एक्सपायर्ड काम हो जाता है, एडवेंचर कंप्लीट हो जाता है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, पर या पार्टनरशिप डिवील होती है। तो ये सब सिचुएशन इससे जहाँ पे क्या है, कोर्ट को तुम इंटरप्रेट नहीं करोगे और तुम खुद ही क्या करोगे, पार्टनरशिप फिनिश कर दोगे। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। पर यहाँ पे क्या है, कोर्ट के ऑर्डर से तुम लोग क्या करोगे, पार्टनरशिप फिनिश करोगे। सेक्शन नंबर 44 देख, कोर्ट के ऑर्डर में देख क्या दिया हुआ है, इंसेनिटी। इंसेनिटी का मतलब क्या होता है, वेर अ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, जहाँ पे पार्टनर क्या हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है। देन कोर्ट में डिसोल्व फर्म एंड पिटिशन बाय एनी वन पार्टनर और बाय नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ इंसेंट पार्टनर। यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम क्या हो जाते हो, अनसाउंड माइंड हो जाते हो, तो भाई कोई भी पार्टनर को बोलेगा भाई पार्टनरशिप बंद कर दो, बराबर है। फिर क्या बोला है, परमानेंट इनकेपेसिटी। अगर कोई भी पार्टनर कैसा हो जाता है, परमानेंट इनकेपेबल हो जाता है कि भाई अब वो कामज नहीं कर सकता है, तो भी पार्टनरशिप बंद कर देने वाली। क्या तुम क्या करते हो, कुछ भी मिसकंडक्ट करते हो, क्या करते हो तुम, गैम्बलिंग करते हो या कुछ भी गलत काम करते हो, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करते हो, बराबर है, जिसके कारण क्या हो सके, लोगों को नुकसान वगैरह पहुंचे या तुम्हारे बिजनेस को नुकसान पहुंचता है, तो भी क्या होगा कि तुम्हारे को पार्टनरशिप बंद कर देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ देख क्या बोला, उसके साथ साथ बोला गया है कि अगर तुम लोग क्या करते हो, कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करते हो, मतलब पार्टनरशिप के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ हैगा, वो कंटिन्यू बेसिस के ऊपर अगर तुम तोड़ते जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी कि भाई तुम क्या कर दो, तुम्हारी पार्टनरशिप को फिनिश कर दो, पार्टनरशिप फर्म को तुम क्लोज कर दो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई भी पार्टनर क्या करता है, अपना ट्रांसफ़र, अपना जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, कि जो या तो फिर जो भी तुम्हारा बिजनेस है वो कंटिन्यू बेसिस के ऊपर लॉस लेता है, या तो फिर कोर्ट को कोई भी तरीके से ऐसा लगता है कि भाई अब इनों की पार्टनरशिप हमारे क्या करनी है, क्लोज करवा देनी है, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगी, पार्टनरशिप को फिनिश करवा देगी। उसके बाद आता है राइट ने ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हैगा कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट है और पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटी है। राइट में अंदर क्या आता है, तो भाई कोई भी पार्टनर जो भी है वो बिजनेस के अंदर पार्ट कर सकता है, बराबर, कि अपना हिस्सा बता सकता हैगा, या कोई भी बिजनेस वगैरह के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकता है। उसके साथ साथ क्या कर सकता है, कोई भी पार्टनर हैगा वो कंसल्टेट कर सकता हैगा, बराबर है, बिजनेस वगैरह कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक कर सकता है, अपने हिस्से का प्रॉफिट ले सकता हैगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले सकता है, या तो फिर उसने कोई भी लोन वगैरह या एडवांसेस वगैरह दिए है तो उसके ऊपर भी क्या आएगा, वो इंटरेस्ट वगैरह ले सकता है। जितना पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में बताया गया हो वो हिसाब से, अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कुछ के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो 6% के हिसाब से उसकी लोन के ऊपर उसको ब्याज वगैरह मिलेगा। उसके साथ साथ वो क्या हो सकता है, इंडेम्निफाइड हो सकता हैगा, पर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को वो यूज़ कर सकता है बिजनेस पर्पज़ के लिए। वो फर्म का कौन हैगा, एजेंट हैगा, बराबर है। वो नवे पार्टनर को, नो न्यू पार्टनर टू बी इंट्रोड्यूस, नवे पार्टनर को वो इंट्रोड्यूस नहीं भी करवा सकता है। नो लायबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग, वो जब जॉइंट हो उसके बाद की जितनी लायबिलिटी है उसके अंदर उसका हिस्सा होगा, पर वो जब जॉइंट हो उसके पहले की जितनी भी लायबिलिटीज़ वगैरह है उसके अंदर वो कोई भी हिस्सा वगैरह नहीं दे सकता है, बराबर। उसके साथ साथ रिटायर होने का भी उसके पास राइट हैगा, बराबर है। ने जो भी है राइट नॉट टू बी एक्सपेक्ट, अ पार्टनर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फर्म इवन बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर। अगर सब पार्टनर चाहे तो भी कोई भी पार्टनर को वो लोग निकाल नहीं सकते हैं, वो उसका राइट है। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है, राइट ऑफ अ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर रहेगा वो पार्टनरशिप छोड़ के जाता है तो जब तक वो पार्टनरशिप के अंदर रहा तब तक का उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो लेने का क्या आएगा, उसको अधिकार है, बराबर है। वो प्रॉफिट के लिए भी क्लेम कर सकता है और जो भी इंटरेस्ट हैगा वो 6% के हिसाब से ले सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैगा ड्यूटीज़ क्या आएगी पार्टनर की, बराबर। तो पार्टनर की ड्यूटी क्या आएगी, तो टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। इस तरीके से बिजनेस करना है जिसके कारण क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म को बेनिफिट मिले, वो उसकी ड्यूटी है। उसके साथ साथ क्या आएगा, टू ऑब्जर्व फेथ हैगा, टू इंडेमनी फॉर अ फ्रॉड वगैरह को रोकना है, टू अटेन अ ड्यूटी ऑनेस्टली, ईमानदारी से क्या करना है, अपनी ड्यूटी को निभाना है।
नोट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, वो जो काम वगैरह करता है उसके बदले में कोई भी रेम्यूनरेशन वगैरह उसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो क्या करेगा, प्रॉफिट लेगा ना, ठीक है, तो उसको सैलरी वगैरह नहीं लेनी है, बराबर है। टू शेयर लॉसेज, अगर कुछ भी लॉस वगैरह होता है तो उसमें भी क्या करना है, उसकी ड्यूटी है कि भाई लॉस का भी हिस्सा वो देवे। उसके साथ साथ क्या करना है, टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लिगेट, ये कुछ भी लॉस वगैरह होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना, वो भी उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू होल्ड एंड यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह का यूज़ करना है, वो यूज़ वगैरह करेगा तो खाली बिजनेस के लिए ही करेगा, अपना जो फर्म हैगा फर्म के यूज़ के लिए करेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करेगा। टू अकाउंट फॉर अ पर्सनल प्रॉफिट, अगर उसको कुछ भी बेनिफिट वगैरह मिलता है फर्म के अंदर का तो वो बेनिफिट वगैरह भी क्या करना है, वो फर्म को ही दे देना है, उसको अपने पर्सनली यूज़ के लिए नहीं रखना है। टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट इन अ कॉम्पिटिंग बिजनेस इस तरीके से, मतलब क्या करना है उसको, अ पार्टनर मस्ट नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर। पर जैसे सपोज समझ लो ABC 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर ने मिलकर क्या करा कि रेडीमेड कपड़े की शॉप ओपन की है, ठीक है। तो अब जो भी पार्टनर A, पार्टनर B या पार्टनर C, वो इंडिविजुअल तौर के ऊपर रेडीमेड कपड़े की शॉप, मतलब कि सेम नेचर का बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हैं, बराबर है। वो भी उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू एक विद इन अथॉरिटी, उसके पास जितनी अथॉरिटी है उसके हिसाब से वो काम करेगा। टू बी लायबल जॉइंटली एंड सर्वरी, जो भी होगा नुकसान वगैरह वो क्या होगा, मिल के सब वो सब पार्टनर देंगे। नोट टू असाइन इज राइट, अ पार्टनर कैन नॉट असाइन हिज राइट एंड इंटरेस्ट इन द फर्म टू एन आउटसाइडर, मतलब कि जो भी पार्टनर रहेगा वो अपने जो राइट वगैरह है वो बाहर के किसी कोई भी इंसान को नहीं देगा। बराबर, पार्टनर के राइट क्या हो गए, पार्टनर तक ही रहेंगे। ये एकदम ही शॉर्ट के अंदर हम लोग ने क्या करा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में हम लोग ने देखा।